नमस्कार। आज वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। हम आज जो चर्चा करेंगे वो है जो रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं मार्केट्स में भी काफ़ी उथल-पुथल है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग इस पूरे विवाद को, इस पूरे एपिसोड को समझें और इसको किस तरीके से हमें समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गैप्स हैं अंडरस्टैंडिंग में। तो इसी के चलते हुए हम आज बात करेंगे कि पूरा विवाद है क्या, यूक्रेन के बीच में और रशिया के बीच में और नाटो के बीच में क्या समस्या है जिसकी वजह से ये वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है या हो रही है और नेगोशिएशंस फेल हो रही हैं। और कभी ऐसा खबरें आ रही हैं कि रशियन लोगों ने अपना ट्रूप्स वापस ले लिया है, कभी यूक्रेन की तरफ से खबर आती है कि उन्होंने कुछ शेलिंग करी है, फायरिंग करी है, और कभी ऐसा भी आता है कि बेलारूस जैसे कंट्रीज बीच में कूद गए हैं। नाटो के कमेंट्स आ रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट के कमेंट्स आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लेके बहुत सारी कंफ्यूजन है, आम लोगों में भ्रांतियां हैं, जिसको हम आज क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो पहले हमें यह समझना होगा कि यूक्रेन है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आप 15वीं शताब्दी की बात करें तो ये पोलैंड के अंदर आया करता था यूक्रेन, और उसके बाद इसने पोलिश लिथुएनियन कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया। अभी 1922 में ही ऐसा हुआ जब यूक्रेन यूएसएसआर का एक पार्ट बना। उससे पहले यूक्रेन एक अलग पार्ट होता था और वो यूएसएसआर का पार्ट नहीं था। और एक अच्छे खासे अरसे तक, लगभग 70 सालों तक यूक्रेन जो था वो यूएसएसआर का पार्ट था और वो उसके साथ बना रहा। तो 1991 में, 26 दिसंबर 1991 में यूएसएसआर से इसकी आज़ादी हुई और एक ये अलग एंटिटी बना, अलग कंट्री बना। और एक अच्छे खासे अरसे तक, लगभग 23 साल तक उसके बाद बहुत अच्छे से इसकी कंट्री चली और इकोनॉमी चली और रशियन इन्फ्लुएंस के अंडर रहा। करीब 1991 से 2014 तक, 23 सालों तक कोई भी ऐसी मेजर समस्या नहीं आई। यूक्रेनियन इकोनॉमी धीरे धीरे करके ग्रो करती रही, हालांकि रशियन इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, मगर उसके बावजूद भी हमने ये देखा कि यूक्रेन से कोई मेजर समस्या सुनने में नहीं आई। 2014 में एक मेजर समस्या शुरू हुई जब हमने देखा कि यूक्रेन आज़ाद हुआ और एक अलग कंट्री दोबारा बना। वहाँ के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था यानुकोविच, जिन्होंने प्राइमरली एक अथॉरिटेरियन रूल वहाँ पर एस्टैब्लिश किया और रशिया के साथ उनका जो संपर्क था वो बना रहा। और उसकी वजह से उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन का एक एसोसिएशन था उसके साथ एक ट्रीटी साइन नहीं करी, एग्रीमेंट साइन नहीं करा, और फाइनली इस प्रेसिडेंट को थ्रू वोट्स बाहर निकाल दिया गया। और वहां जैसे ही उनको बाहर निकाला गया तो रशिया ने क्रीमिया के ऊपर अटैक किया और क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन कर दिया, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। अब हमको ये चीज समझनी चाहिए या समझनी पड़ेगी कि ये अटैक क्यों हुआ और ये एनेक्सेशन क्यों हुआ। अगर आप रशिया की ज्योग्राफी को समझें तो प्राइमरली अगर आप नॉर्थ और साउथ की बात करें या ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ में उनके पास दो पोर्ट्स हैं, एक है व्लादिवोस्टॉक और एक है मुर्मांस्क। ये दो ऐसे पोर्ट हैं जो 12 महीने चलते हैं और वहां पर हॉट वाटर है या वार्म वाटर है, जिसकी वजह से वहां बर्फ नहीं जमती। वहां के जितने भी पोर्ट्स बाकी हैं वहां पर बर्फ जम जाती है, उसकी वजह से जो समुद्री आवाजाही है शिप्स की वो बंद हो जाती है। अब आप ये समझिए कि भारत जो कि साइज में और शायद इकोनॉमी में लगभग आसपास है या छोटा है रशिया से, उसके पास 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 25 छोटे मोटे पोर्ट्स हैं। वहां उसके बावजूद भी हम लोग अपना जो समुद्री ट्रैफिक है उसको ढंग से संभाल नहीं पाते हैं। तो दो पोर्ट्स से वो कैसे काम करता। इनका जो दूसरा पोर्ट है वो कहीं ना कहीं साउथ में है और ब्लैक सी में ये पाया जाता है, जिसका नाम सेवास्तोपोल है। तो क्रीमिया के इलाके में सेवास्तोपोल पड़ता था। तो सेवास्तोपोल के लिए ही क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन किया गया और उसकी वजह से रशिया को बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती है, क्योंकि वो ब्लैक सी का जो पोर्ट है वो यूरोप के बीचों बीच है। तो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल जाता है, मिलिट्री एडवांटेज मिल जाता है, और उसकी वजह से रशिया उसमें काफी इंटरेस्ट लेता था और इसीलिए उसने क्रीमिया में एनेक्सेशन किया। और वो कहीं पर भी यूरोप में अपनी नेवी को आसानी से भेज सकता है। रशिया का एक और इंटेंशन है, वो एक यूनिफाइड मार्केट बनाना चाहते हैं कजाकिस्तान, यूक्रेन और रशिया के बीच में, ताकि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है और जो वर्चस्व है उसको बना के रखें। और एक और चीज जो रशिया का एक मेजर एजेंडा है वो यूरोप की एनर्जी सिक्योरिटी है।
लगभग 50% जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है यूरोप की, वो रशिया पूरी करता है। और इस चीज में भी उसका वर्चस्व है कि अगर इस पोजीशन से वो हिलता है तो उसकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है यूरोप की, वो जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर, वो कहीं ना कहीं हट जाएगी या कम हो जाएगी। और इसमें भी सबसे ज्यादा करीब 60% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो जर्मनी की है, जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की, उसकी रिक्वायरमेंट रशिया पूरी करता है। तो ये भी एक कारण है जो जो बना हुआ है इस डिस्प्यूट के पीछे। अब इसमें जो पाइपलाइंस के द्वारा यूरोप में सप्लाई किया जाता है, उसमें वो यूक्रेन के थ्रू निकलती हैं फिलहाल। और रशिया $2 बिलियन तक इसमें यूक्रेन को एक फी देता है, एक ट्रांजिट फी देता है, जिसमें अभी हाल फिलहाल तक तो यूक्रेन को ये पैसा मिलता रहा रशिया के द्वारा। अब रशिया ने क्या किया है कि एक पाइपलाइन डाली है बाल्टिक सी के नीचे से, एक अंडर सी पाइपलाइन है, जिसके द्वारा वो डायरेक्ट यूरोप में अपनी एनर्जी सप्लाई या गैस सप्लाई कर सकता है। और इसमें यूक्रेन का कोई फायदा नहीं है। अब इसके अंदर अमेरिकन एंगल क्या है, ये भी हमें समझने की आवश्यकता है। नाटो कहां से आ गया, अमेरिकन कहां से आ गए। अब अमेरिका ये चाहता है कि वो अपने नए एनर्जी मार्केट्स ढूंढ रहा है। यूरोप एक बहुत बड़ा एनर्जी मार्केट है, बहुत सर्दी पड़ती है, वहां पे हीटिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन सब के चलते हुए वहां पे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, खास करके सर्दियों में ऑयल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, गैस हीटिंग की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। तो अमेरिका भी एक मार्केट ढूंढ रहा है और इसी कारण से वो यूक्रेन में एक अलाई ढूंढ रहा है। वो चाहता है कि नाटो का पार्ट यूक्रेन बन जाए। और यदि ऐसा हो जाता है तो जो रशिया का वर्चस्व है, जो उस एरिया में कंट्रोल है, जो इकोनॉमिक कंट्रोल है और जो एनर्जी कंट्रोल है, वो कहीं ना कहीं हिल जाएगा। और कई बार अमेरिका ने कोशिश करी है, जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, जो हमने कहा बाल्टिक सी के नीचे से जो निकल रही है, उसके काम को रोका जाए। और वो उसके लिए भी उन्होंने ऐसे बिल्स पास किए कि इस काम को रोका जाए। इसके अलावा यदि अमेरिका यूक्रेन को मना लेता है नाटो का पार्ट बनने के लिए, तो एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है रशिया के लिए कि वो दोबारा से क्रीमिया को कहीं कैप्चर ना कर ले। क्रीमिया आज की डेट में एक बहुत बड़ा, जो सेवस्तोपोल हमने बताया, सेवस्तोपोल बहुत बड़ा पोर्ट है और वहां से काफी आवाजाही होती है, माल की ढुलाई होती है। तो ये सब चीजें प्राइमरीली परेशान कर रही है रशिया को। और जो उसका जियोग्राफिक बेनिफिट जो आज की डेट में उठा रहा है, जो अपना मिलिट्री प्रेजेंस वहां पे उसने बना के रखा हुआ है यूक्रेन के बाहर, वो इसीलिए कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से अमेरिका इस मार्केट में घुसे। और एनर्जी जो है वो रशियन जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज अगर आप देखें, रशियन कंपनीज बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में कुछ आगे ज्यादा नहीं कर पाई, मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा बहुत कुछ कर पाई हैं। तो उनका जो मेजर डिपेंडेंस है अपनी जीडीपी चलाने के पीछे, वो एनर्जी है और वो इस चीज को कंट्रोल करना चाहता है। अब ये जो सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह से हमारे मार्केट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। अब जितनी भी गैस की, एनर्जी की, क्रूड ऑयल रिलेटेड कंपनीज हैं, उनको बेनिफिट पहुंचेगा, क्योंकि हमने देखा पहले से ही उबाल था क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में। हमने देखा लगभग पिछले 2 साल में जहां -$40 तक क्रूड ऑयल ट्रेड करके आया था, आज लगभग 96-95 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप परसेंटेज टर्म्स में निकालें तो बहुत ही जबरदस्त तेजी क्रूड में और गैस प्राइसेस में हुई है। और इसकी वजह से जो गैस रिक्वायरमेंट्स जो सर्दियों में बढ़ जाती है, तो एनर्जी प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं यूरोप में, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को इंस्टिगेट कर रहे हैं और जिसकी वजह से बैंक्स ने अपने रेट्स भी हार्डन कर रहे हैं। तो एक जुड़ा हुआ पूरा का पूरा सिलसिला है और उसमें बैंक्स अपने रेट्स बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन परेशान कर रहा है और रशिया को इससे फायदा होता है क्योंकि उसके पास बहुत जबरदस्त रिजर्व्स हैं एनर्जी के, क्रूड के और गैसेस के। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो कमोडिटी प्राइस शूट अप हुए, उसमें रशिया को फायदा हुआ, वो इस फायदे को नहीं छोड़ना चाहता। और भारत के लिए इसके अंदर क्यों परेशानी हो रही है? भारत के लिए इसलिए परेशानी है क्योंकि हम नेट क्रूड इंपोर्टर्स हैं। हमारा एक बहुत बड़ा जो बिल है भारत का जीडीपी का, वो हम क्रूड को खरीदने में जाया करते हैं और उसकी वजह से हमको डॉलर में खरीदना पड़ता है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो भारत का है, जो नेट इंपोर्ट बिल है, वो बढ़ जाता है क्योंकि हमारी लॉकडाउन खुलने के बाद जो क्रूड रिक्वायरमेंट्स हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी बढ़ गई हैं। अब नॉर्मलसी की तरफ चीजें जा रही हैं और इतना महंगा यदि क्रूड खरीदना पड़ेगा, वैसे ही महंगाई की मार हर तरफ है, सारी कमोडिटीज पे है। तो ये भारत के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है और इसीलिए मार्केट्स थोड़े से परेशान हैं, इसको लेके चिंतित हैं। तो अगर मैं कंपनियों की बात करूं, कौन सी कंपनीज हैं,
जिनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचता है वो है, जैसे गेल है, ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, वेदांता है, रिलायंस है। इन सब कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। इसके साथ साथ जो कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज है, मुझे लगता है कि उनको भी फायदा पहुंचेगा। जब भी लड़ाई होती है तो कमोडिटीज में अच्छा उबाल आता है और उसकी वजह से इन कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। एक और जो कमोडिटी है, दो कमोडिटीज हैं, गोल्ड और सिल्वर, जो प्रेशियस मेटल्स में गिने जाते हैं। मुझे लगता है कि जब भी कंफ्यूजन का माहौल होता है, दुनिया में समझ में नहीं आता कि कहां पर निवेश किया जाए, तो जो हॉट मनी है और जो बड़ा पैसा है, जो बड़े फंड्स का पैसा है, वो गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाता है। तो हम ये भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में कि गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिलेगी, और अभी ऑलरेडी तेजी देखने को मिली है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। तो मेरा यही एनालिसिस है, और मैं आप सबको यही बोलना चाहता हूं कि जो अपनी पोजीशंस हैं, लेवरेज से दूर रहें, अपने कैश पे काम करें, अच्छी कंपनीज को खरीदें जिनके बहुत स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हो, रिजल्ट्स अच्छे आते हों, जिनके पास लेवरेज नहीं हो, डेट नहीं हो। तो इससे ये होगा कि मान लीजिए कि थोड़ी बहुत गिरावट यदि आई भी, तो आपके पोर्टफोलियोज को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये कंपनियां झट से वापस आ जाएंगी। तो मैं इस प्रक्रिया को यहाँ अंत करते हुए, इस पूरी चर्चा को यहाँ अंत करते हुए मैं ये बोलना चाहूंगा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल रहे, और जब भी लड़ाई होती है, ऐसा कहा जाता है कि जो पहला बम या पहला रॉकेट फेंका जाता है, उसके बाद तभी बॉटम लग जाता है, उसके बाद बाजार धीरे धीरे करके रिकवर कर जाते हैं। तो हम सबको यहाँ पे पेशेंट रहना होगा, अच्छे स्टॉक्स को पकड़ के रखिए, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी कंपनीज में रहिए, लेवरेज्ड कंपनीज में नहीं रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।